इस कोर्स को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद की है वेब होस्ट मोस्ट ने, जो कि एक सिक्योर, रिलायबल और अफोर्डेबल वेब होस्टिंग है और इसका लोकलाइज्ड वर्जन वेब होस्ट मोस्ट डॉट पी के पर अवेलेबल है। और WP एकेडमी का कूपन कोड यूज़ करने पर आपको 15% मज़ीद डिस्काउंट चेकआउट के पेज के ऊपर मिलता है। और अगर आप इस वेब होस्टिंग को हमारे एफिलिएट लिंक से परचेज करते हैं तो आपको 6 मंथ की एक्सेस मिलेगी हमारी प्रीमियम सपोर्ट कम्युनिटी पर, जहां पर आप इस कोर्स से रिलेटेड मुफ्त सपोर्ट हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा मज़ीद एफिलिएट लिंक्स हमारी wpacademy.pk की वेबसाइट पर प्रो के पेज पर आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें डिफरेंट एफिलिएट लिंक से परचेज करने के ऊपर आपको डिफरेंट लेवल्स पर कम्युनिटी एक्सेस मिलेगी। तो वेब होस्ट मोस्ट का एक बार फिर से शुक्रिया और इस लेसन को अब हम स्टार्ट करते हैं। प्लगइन सिक्योरिटी हमारा ये एजेक्स के बाद एक लेंथी और लंबा चैप्टर होने वाला है, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जो कि आपके प्लगइन की सक्सेस को भी तय करता है और आपके प्लगइन की वर्डप्रेस की रिपोजिटरी के ऊपर अप्रूवल से लेकर आपके प्लगइन की सेफ्टी और यूज़र ट्रस्ट, इसमें बहुत कुछ शामिल है। इसलिए इसके लिए इतना ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि मैंने इसके लिए स्पेशल स्लाइड आप लोगों के लिए मुझे बनानी पड़ी है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। और फिर उसके बाद इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स जो हैं वो देखेंगे, क्योंकि इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स अभी तक जो हमारे पास प्लगइन्स हैं उसमें बहुत कम देख सकेंगे हम, लेकिन इसकी बेस पहले हम समझ लेंगे तो हमें फिर जब हम बाद में भी प्लगइन डेवलप कर रहे होंगे या जब हम वर्डप्रेस की प्लगइन अप्रूवल के लिए इसे सबमिट करेंगे तो हमारे पास जो इश्यूज आएंगे सबसे पहले वो सिक्योरिटी के ही आते हैं। तो वो उनको फिर वो प्लगइन रिपोजिटरी की सबमिशन वाले चैप्टर में हम ज़रूर कवर करेंगे सारी चीज़ें दोबारा से। प्लगइन की सिक्योरिटी इम्पॉर्टेंट क्यों है? एक, ये वेबसाइट इट प्रिवेंट्स वेबसाइट हैकिंग। दो, प्रोटेक्ट्स यूज़र डाटा। थ्री, मेंटेन्स वेबसाइट परफॉर्मेंस। एंड फोर, रेपुटेशन एंड ट्रस्ट। वेबसाइट की हैकिंग को कैसे प्रिवेंट करता है? पुअरली सिक्योर्ड प्लगइन्स आर इजी एंट्री पॉइंट्स फॉर हैकर्स टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टी फेस वेबसाइट्स और स्टील सेंसिटिव डाटा। अब आपके प्लगइन की वजह से वेबसाइट्स हैक किस तरह होती हैं कि आप जब अपने प्लगइन को कोड कर रहे होते हैं उसमें अगर आपने कोई लूप होल्स छोड़े हुए हैं, डाटा एंट्री पॉइंट्स हैं। सबसे आसान जो तरीका होता है वो एंट्री पॉइंट ढूंढना होता है किसी भी वेबसाइट के अंदर। तो वो अगर आपके प्लगइन के अंदर मौजूद है तो वो यूज़र की वेबसाइट हैक होने का सबब बन सकता है। एंट्री पॉइंट्स क्या होते हैं? बेसिकली कि आपने कोई शॉर्ट कोड बना लिया, उसमें आपने एट्रीब्यूट्स डिफ़ाइन कर दिए जैसे हमने शुरू में बताए थे, और उस एट्रीब्यूट के अंदर जो वैल्यूज़ पास हो रही हैं वो आपने किसी तरह से उसको चेक नहीं किया हुआ, सिक्योर नहीं किया हुआ, उसको सैनिटाइज नहीं किया हुआ, उसको वैलिडेट नहीं किया हुआ या उसको क्लीन अप नहीं किया हुआ। तो क्या होता है कि यूज़र उस शॉर्ट कोड के थ्रू या आपने जावास्क्रिप्ट की फाइल्स इंक्लूड की हुई हैं और उनमें आपने कोई वैल्यूज़ फ्रंट एंड से फॉर्म्स के थ्रू इनपुट ले रहे हैं और उसको आप चेक नहीं कर रहे, तो वो आसान इनपुट पॉइंट्स हैं हैकर्स के लिए। वहाँ से वो किसी भी किस्म का मलेशियस कोड उन इनपुट्स के ज़रिए, उन लोकेशंस के ज़रिए भेज सकते हैं। इवन यूज़र जो है वो खुद भी, इवन आप यूज़र्स पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। जो वेबसाइट का जिसने प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ वो खुद एज ए एडमिन, वो थर्ड पार्टी कोई कोड उसको किसी ने दे दिया कि ये हेडर के में लगा लें या ये अपने प्लगइन में इस जगह पर लगा लें या इस शॉर्ट कोड में इस जगह पर लगा लें तो आपका ये काम हो जाएगा। वो अल्टीमेटली वो कोड उठाता है, लगा देता है और आपके प्लगइन उसे चेक नहीं किया हुआ और उसे बताया नहीं है कि भाई ये गलत कोड है, तो वो हैक खुद ही यूज़र अपनी वेबसाइट खुद भी हैक करवा लेता है। उसके बाद प्रोटेक्ट यूज़र डाटा। प्लगइन सिक्योरिटी जो है वो आपके प्लगइन की सिक्योरिटी, आपकी जो वेबसाइट ओनर है उसके डाटा को प्रोटेक्ट करने में भी मदद देता है, जिसमें यूज़र सबमिटेड इंफॉर्मेशन है, जो यूज़र का प्राइवेट डेटा है वेबसाइट के अंदर, डेटाबेस के अंदर या फाइल्स की सूरत में,
उसकी प्रोटेक्शन भी आपके प्लगइन के ज़िम्मे होती है कि आपने मेक श्योर करना है कि आपके प्लगइन के थ्रू यूज़र का जो प्राइवेट डेटा है, जो साइट ओनर है, या इवन उस वेबसाइट के ऊपर अगर थर्ड पार्टी यूज़र्स के अकाउंट्स हैं, उनका भी डेटा प्रोटेक्शन आपकी ज़िम्मेदारी होती है। अगर आप उसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं अपने प्लगइन के अंदर, तो आपने मेक श्योर करना है कि आपके प्लगइन के थ्रू वो डेटा किसी भी तरह से एक्सपोज ना हो थर्ड पार्टीज़ के लिए, कि वो उसे स्टील कर सकें या इस्तेमाल कर सकें। उसके बाद जो प्लगइन सिक्योरिटी है, ये वेबसाइट की परफॉर्मेंस पर भी इम्पेक्ट डालती है। अगर आपकी वेबसाइट, सॉरी, ये वेबसाइट कह रहा हूँ, आपके प्लगइन की सिक्योरिटी पुअर है, तो वो वेबसाइट्स के डाउन टाइम में या डाउन टाइम का सबब बनती हैं, स्लो कर देती हैं वेबसाइट्स को हैकिंग अटेम्प्ट्स की वजह से। तो आपके प्लगइन की अगर सिक्योरिटी अच्छी है, तो वो वेबसाइट की परफॉर्मेंस पर भी इम्पेक्ट डालती है, उसको इम्प्रूव करने में साइट ओनर की मदद करती है। उसके बाद रेपुटेशन एंड ट्रस्ट, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसका, कि आपने अपने यूज़र्स के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना है, आपके प्लगइन को लोग क्यों इस्तेमाल करें। और अगर एक दफ़ा आपके प्लगइन के थ्रू मेजर डाटा ब्रीच हो जाती है किसी वेबसाइट की, या वो हैक हो जाती है, तो उसके बाद ट्रस्ट दोबारा रीगेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इवन वर्डप्रेस की रिपोजिटरी से भी आपको रिमूव कर दिया जाता है, और अगर रिमूव करने के बाद आप उसको इश्यूज़ को फिक्स करने के बाद दोबारा रीइंस्टेट करवा भी लें प्लगइन, तो आपका वो ट्रस्ट रह नहीं जाता कम्युनिटी में और वेबसाइट ओनर्स के बिटवीन, के वो फिर दोबारा से आपका प्लगइन और इवन आपके बनाए गए दूसरे प्लगइन्स भी शिकार हो जाते हैं ट्रस्ट का, और फिर आपकी जो नैया है वो डूबने की तरफ जा सकती है। तो बेहतर ये है कि आप अपने प्लगइन की सिक्योरिटी पर पहले से ही तवज्जो दें, और इसको एटलीस्ट इतना पावरफुल रखें कि कोई मेजर ब्रीच आपके प्लगइन की वजह से किसी यूज़र की साइट के ऊपर ना हो सके। और छोटे मोटे ब्रीचेस तो सैकड़ों की तादाद में डेली बड़े बड़े प्लगइन्स में वल्नरेबिलिटीज़ आइडेंटिफाई की जाती हैं बड़ी, तो उनकी ट्रस्ट लेवल इसी तरह से बिल्ड होता है कि वो फ़ौरन से उसे पैच करते हैं, फिक्स करते हैं यूज़र्स के लिए, ताकि ज़्यादा यूज़र बेस बड़ी इम्पेक्ट ना हो सके उस वल्नरेबिलिटी या उस इशू की वजह से। तो रेपुटेशन और ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए भी आपको अपने प्लगइन की सिक्योरिटी को बुलेट प्रूफ बनाना होता है, या एटलीस्ट जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग रखना होता है कि वो इजीली आपके प्लगइन के थ्रू हैक ना हो सके, यूज़र की वेबसाइट या डाटा जो है वो किसी तरह से स्टील ना किया जा सके। और उसके अलावा अब जो कॉमन सिक्योरिटी रिस्क्स होते हैं प्लगइन के थ्रू, उनके बारे में आपको बता देता हूँ कि सबसे पहली तो एसक्यूएल इंजेक्शन होती है। उसके बाद क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होती है। उसके बाद क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी होती है, और उसके बाद अनऑथराइज्ड फाइल एक्सेस होती है। आपके प्लगइन के थ्रू एसक्यूएल में ऐसी क्वेरीज भेजी जा सकती हैं कि वो डेटाबेस में जाने के बाद हैक कर लें साइट को, डीफेस कर दें। उसके बाद क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होती है, जैसे हम एक्सएसएस भी कहते हैं सिक्योरिटी, वेबसाइट सिक्योरिटी की टर्म्स में, जिनमें आपने अगर जो लेट्स सपोज हमने जैसे एजेक्स वाला रिसेंट टॉपिक कवर किया है, तो उसमें बटन के क्लिक के ऊपर हम बेसिकली डेटाबेस में एजेक्स कॉल बनवा रहे हैं और उसको डेटाबेस में भिजवा रहे हैं, लेकिन वो जो कॉल है वो अभी तक हमने उसमें इस तरह की कोई प्रिवेंशन लगाई नहीं हुई है कि वो कॉल सिर्फ इसी साइड से हो रही है। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग कहते ही इसे हैं कि वो आपकी सेम जो वो पाथ बन रहा है एजेक्स फाइल का, उसको हिट करते हैं उन वैल्यूज़ के साथ जो आपने डिफ़ाइन की हुई हैं, और फिर उन वैल्यूज़, उन इनपुट्स में जैसे हमने डाटा एट्रीब्यूट्स डिफाइन किए थे, उनके साथ वो अगर मलिशियस कोड भेज देते हैं और किसी दूसरी साइड से वो स्क्रिप्ट चल रही है और आपके साइट तक हिट आ रही है और वो उसको एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। इसको भी प्रिवेंट करना हम अब इसी चैप्टर के अंदर ही देखेंगे कि आपने मेक श्योर कैसे करना है कि आपकी साइट से ही उस बटन पर क्लिक हो तो वो एग्जीक्यूट हो, अदरवाइज़ वो एग्जीक्यूट ना हो किसी भी थर्ड पार्टी सोर्स से अगर आ रही है। क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी, ये उसी तरह से, ये भी उसी में आ जाती है कि एक अथेंटिकेटेड यूज़र बन के कोई बंदा दूसरी साइट से रिक्वेस्ट भेज सके। जैसे हमने इसमें ये प्रिवेंशन तो लगाई हुई है, चेक किया था हमने
कि जिसमें मैंने थोड़ा सा आपको बताया भी था कि लॉग्ड इन यूज़र्स के लिए और नॉन लॉग्ड इन यूज़र्स के लिए एजेक्स की रिक्वेस्ट के लिए डिफरेंट एक्शन हुक्स डिफाइन करते हैं आप। तो इसमें यूज़र ये भी कर सकता है कि आपकी जो वर्डप्रेस वेबसाइट है उसमें अब आप यूज़र्स पर ट्रस्ट तो नहीं कर सकते ना, आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई भी अगर अकाउंट बनाता है तो उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो आपका कोई करीबी जानने वाला है। दुनिया में कहीं पर भी बैठा हुआ हैकर भी हो सकता है जो आपकी वेबसाइट पर पहले अकाउंट बनाएगा, ऑब्वियसली उसका अकाउंट बन गया और उसके पास यूज़र नेम पासवर्ड उसका आपकी वेबसाइट के लिए वैलिड जनरेट हो गया। उसके बाद वो अपनी स्क्रिप्टिंग जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर वो क्रेडेंशियल्स डालेगा आपकी वेबसाइट के लिए और वो अपना क्रेडेंशियल्स देगा वर्डप्रेस की रेस्ट एपीआई के थ्रू, ऑथेंटिकेट हो जाता है यूज़र। तो वो उसमें क्या करेगा कि वो जैसे वोटिंग वाला हमने अगर प्लगइन बनाया तो वोटिंग को मैनिपुलेट करने के लिए वो इस्तेमाल कर सकता है धड़ाधड़ यूज़र आईडीज़ फेक और पोस्ट आईडीज़। पोस्ट आईडी तो चलो वो ही रखेगा जिसके ऊपर वोट्स उसने फेक करने हैं, तो और यूज़र आईडीज़ डिफरेंट जो है वो फेंकता जाएगा और वो वोटिंग को मैनिपुलेट कर लेगा। इस तरह से क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी से हम कहते हैं। तो हमने ये भी देखना है कि ये थर्ड पार्टी साइट्स जो हैं वो उसको हमारी जो लिखी गई फंक्शनैलिटी है उसको किसी तरह से मैनिपुलेट ना कर सके। उसके बाद अनऑथराइज्ड फाइल एक्सेस, बाज़ औक़ात आप ऐसे प्लगइन्स कोड करते हैं जिनमें आप अब जब आप प्लगइन बना रहे हैं तो आप वर्डप्रेस के कोर के बिल्कुल साथ जुड़े हुए हैं कि आप उस कि आपका प्लगइन वर्डप्रेस की शारक बन चुका हुआ है। तो आपके थ्रू होता हुआ अब आपके पास तो प्लगइन में फंक्शनैलिटी लिखने के लिए सुपर पावर है आपके पास, आप कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं, आप यूज़र का डाटा एक्सेस कर सकते हैं, आप डेटाबेस का डाटा एक्सेस कर सकते हैं, आप फाइल्स एक्सेस कर सकते हैं। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने अगर कोई फाइल्स एक्सेस की हुई हैं अपने प्लगइन के अंदर यूज़ करने के लिए वर्डप्रेस से, उस यूज़र की साइट से, उसके डब्ल्यूपी कंटेंट के फ़ोल्डर से या उसकी पीएचपी या उसकी जावास्क्रिप्ट या दूसरी फाइल्स तक आपने उनको एक्सेस किया हुआ है किसी तरह से, तो आपने मेक श्योर करना है कि आपकी प्लगइन के थ्रू उन फाइल्स की एक्सेस थर्ड पार्टीज़ ना ले सकें, अनऑथराइज्ड एक्सेस ना ले सकें। सिर्फ आपका प्लगइन और जो साइट ओनर है उसी तक उन फाइल्स की एक्सेस रहे। इसको हम देखेंगे यूज़र कैपेबिलिटीज़ वगैरह मैनेज करने के लिए। उसके बाद अब बेस्ट प्रैक्टिसेस में क्या आता है जो हम आगे अभी प्रैक्टिकली देखने जा रहे हैं, टर्म्स जो हैं जिनमें सबसे पहली आपकी जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो आपकी इनपुट से स्टार्ट होती है। फ्रंट एंड पर इनपुट से स्टार्ट होती है जिसमें आपने सैनिटाइज और क्लीन करना होता है इनपुट्स को। इसके लिए वर्डप्रेस ने फंक्शंस बनाकर दिए हुए हैं जो अभी हम देखेंगे लेटर ऑन। उसके बाद क्लीन करने का ही एक मरहला है वैलिडेट इनपुट डाटा। इनपुट का जो डाटा आ रहा है उसको आपने वैलिडेट भी करना है। क्लीन करने के बाद आपने वैलिडेट करना है कि आप को जैसे अब पोस्ट आईडी है वो एक न्यूमेरिक ही होनी चाहिए। सैनिटाइज क्या करेगा, सिर्फ उस वो जो इनपुट आई है उसको क्लीन करके आपको एक वैल्यू दे देगा, लेकिन आपने मेक श्योर करना है कि वो वैलिड इंटीजर है या नहीं है। दूसरी बात, जैसे अभी हमने रिसेंटली एजेक्स वाले चैप्टर में कवर किया है कि उसमें यूज़र आईडी वो फ्रंट एंड से हम एक्वायर कर रहे हैं फॉर्म उसमें डेटा एट्रीब्यूट के ज़रिए, लेकिन वो यूज़र आईडी एक्चुअली एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं, मतलब उस आईडी का यूज़र है भी कि नहीं, कि ऐसे ही आप डेटाबेस में वैल्यू इंसर्ट करवा देंगे, वो यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता। और आप जैसे थर्ड पार्टी या फ्रंट एंड से ही आपकी वेबसाइट से ही यूज़र जो है वो अगर उसको डाटा एट्रीब्यूट को मॉडिफाई करके कोई वैल्यू भेज देता है, तो आपने ये भी चेक करना है ना कि वो एक्चुअली वो पोस्ट भी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, और वो यूज़र भी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। फिर उसके बाद आपने उसको जो है वो चेक सेंड करना है और सो ऑन। उसके अलावा वैलिडेशन में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि हम देखेंगे अभी प्रैक्टिकली। उसके बाद स्केपिंग आउटपुट डाटा। अब ये पहली जो दो प्रैक्टिसेस हैं, ये डाटा जो आ रहा है फ्रंट एंड से उस पर इम्प्लीमेंट होती हैं। स्केपिंग आउटपुट डाटा जो है ये आपका जो डाटा आप फ्रंट एंड पर प्रिंट कर रहे हैं डेटाबेस से उठाकर या मैनुअली किसी भी तरह से, उसको आपने स्केप करना है। आप किसी भी सूरत में डाटा पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। मे बी यूज़र ने किसी थर्ड पार्टी प्लगइन के थ्रू अपने डेटाबेस के अंदर कोई गड़बड़ी कर ली हुई है और वो आपके प्लगइन के थ्रू आउटपुट हो रही है, तो वो वेबसाइट का हैक का नोटिस आपके प्लगइन के थ्रू भी जा सकता है। तो आपने बस मेक श्योर करना है कि जो डाटा आप ब्राउज़र तक भेज रहे हैं उसको आपने एस्केप करना है। तरह के मलिशियस कोड से एस्केप करने के बाद
फिर आपने उसको फिल्टर करके फ्रंट एंड के ऊपर दिखाना है। उसके बाद आ जाती है यूजेस ऑफ नॉनसेंस। ये आपकी एक्सएसएस और क्रॉस साइट फॉर्जरी में की प्रिवेंशन में मदद देता है कि इसमें ये वर्डप्रेस ने एक मैकेनिज़्म बनाया हुआ है कि आप स्पेसिफिक टोकन्स बनाते हैं अपने फॉर्म्स की सबमिशन के साथ, और फिर जहाँ पर वो फॉर्म का डाटा आप रिसीव कर रहे हैं आप वहाँ पर वो नोन्स वेरीफाई करते हैं, वो टोकन बेसिकली वेरीफाई करते हैं कि टोकन, जैसे व्हाट्सएप कहता है ना कि एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, वो यही काम होता है कि स्पेसिफिक की होती है जो कि जब वो डाटा सेंड हुआ है वहाँ से जनरेट होती है, और जहाँ पर आप डाटा रिसीव कर रहे हैं वहाँ पर वो सेम की लगती है तो वो डाटा रिसीव होता है, अदरवाइज़ वो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये बेस्ट प्रैक्टिसेस यही सारी अब हमने कवर करनी है। इन सारों को स्टेप बाय स्टेप हमने देखना है वन बाय वन, सैनिटाइजेशन को, वैलिडेशन को, स्केपिंग को और नोसिस को। अभी तक हम मतलब इतना भी कम कोड नहीं है हमारे पास, हम काफ़ी सारा प्लगइन बना चुके हुए हैं जिसमें ये सारी चीज़ें हम इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं। इसीलिए इस नॉर्मली वर्डप्रेस की रिपोजिटरी पर आपने देखा होगा, जब हमने अभी दिखाता भी हूँ दोबारा आपको कि वो जो डॉक्यूमेंटेशन है डेवलपर की, इसमें शुरू में प्लगइन सिक्योरिटी को रखा हुआ है। लेकिन वो शुरू में उन्होंने रखा इसलिए हुआ है कि आपने उसको समझना है और उसके बाद डेवलपमेंट शुरू करनी है। लेकिन चूंकि आपके लिए हमने ये कोर्स बनाया हुआ है जिसमें डेवलपमेंट सिखा रहे हैं, तो इसको शुरू में रखने का कोई फ़ायदा नहीं था कि आपको सिर्फ थ्योरियाँ पढ़ाते रहते, एक्चुअली प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन उसकी आपको बता ही ना पाते। तो इसको यहाँ तक इस चैप्टर को डिले इसलिए किया गया, ये इसको यहाँ पर लाकर क्यों रखा गया, इसी वजह से कि नाउ यू नो व्हाट वी हैव बिल्ट सो फार, एंड नाउ वी कैन इजीली डिस्क्राइब हाउ टू क्लीन और इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी प्रिकॉशंस ऑन दैट डाटा। क्योंकि अब हमारे पास फ्रंट एंड से डाटा आ भी रहा है, डाटाबेस में भी जा रहा है, उसको हम प्रिंट भी कर रहे हैं, तो हमारे पास ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली टेस्ट करने के लिए अब हमारे पास कोड बेस मौजूद है जिसमें अब इनकी इम्प्लीमेंटेशन मैं आपको सिखाऊंगा। ओके, सो लेट्स गेट प्रैक्टिकल। अब हम जितनी चीज़ें हमने स्लाइड्स में देखी हैं, अब वो सारी प्लगइन सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें हम बारी बारी इम्प्लीमेंट करना सीखते हैं अपने इस कोड बेस में, जिनमें शुरुआत करते हैं हम शॉर्ट कोड से। शॉर्ट कोड्स में ये देखें, आपको याद होगा कि हमने एक खुद से शॉर्ट कोड बनाया था प्रोजेक्ट की मेटा इन्फॉर्मेशन दिखाने के लिए, जिसमें बहुत सारा डाटा आ भी रहा है, फ्रंट एंड पर जा भी रहा है। अब हम इनमें देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर वो फंक्शंस या सिक्योरिटी की इम्प्लीमेंटेशंस हो सकती हैं, कहाँ कहाँ पर लूप होल्स हैं इसमें। और उस तक जाने से पहले हम प्लगइन की हैंडबुक ओपन कर लेते हैं। इसमें प्लगइन सिक्योरिटी की टैब है, इसमें से आपको ये चैप्टर मिल जाएगा पूरा। एपीआई इस पर, एपीआई के पेज के ऊपर इन्होंने मूव कर दिया हुआ है सिक्योरिटी से रिलेटेड। अब इसमें आपको वो तमाम फंक्शंस की डॉक्यूमेंटेशन या फंक्शंस मिल जाएंगे जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें शुरुआत आपकी होती है सैनिटाइजेशन से। जो आपने डाटा आ रहा है उसको सैनिटाइज़ करना है। सैनिटाइज़ करने के लिए देखिए आपको कुछ डिफ़ॉल्ट फंक्शंस मिले हुए हैं। टेक्स्ट फील्ड है तो उसको सैनिटाइज टेक्स्ट फील्ड करते हैं, और यहाँ पर बहुत सारे दूसरे फंक्शंस हैं जिनको आपने सिचुएशनल हैं, जहाँ पर जिस तरह का फंक्शन आपको चाहिए, जिस तरह का डाटा आपने क्लीन कर रहे हैं, जैसे आपने कोई इनपुट में ईमेल रिसीव कर रहे हैं तो आप ये फंक्शन यूज़ करेंगे। और इसके अलावा आप पीएचपी की जेनेरिक जो फंक्शंस हैं सैनिटाइजेशन के लिए वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद वैलिडेटिंग डाटा में आप आएंगे तो यहाँ पर आपको वैलिडेशन से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंटेशन रिटर्न मिल जाएगी कि आपने वैलिडेट किस तरह से करना है। जैसे अगर आप स्ट्रिंग के अगेंस्ट कंपेयर कर रहे हैं किसी वेरिएबल को तो इट्स स्टिल रिटर्न्स ट्रू, बट इट्स नॉट एक्चुअली अ स्ट्रिंग, सॉरी इंटीजर, एन इंटीजर। तो आपने यहाँ पर आपको कुछ सिक्योरिटी प्रिकॉशंस पीएचपी में ही रहते हुए यहाँ पर बताई गई हैं कि डबल इक्वल जो है वो इसको भी ट्रू कर देगा, लेकिन आप ट्रिपल इक्वल यूज़ करेंगे तो वो वन को इसके इक्वल चेक करेगा और वो मेक श्योर करेगा कि उसकी डाटा टाइप भी इंटीजर है या नहीं। और इसी तरह से सो ऑन, एरे में आपने किस तरह से चेक करना है, स्विच में किस तरह से चेक करना है, और फॉर्मेट डिटेक्शन है, और काफ़ी सारी रिटर्न
एक्सप्लेनेशन है जिनको देखकर आपको समझ आ जाएगी कि कहाँ पर आपने किस तरह की जो वैलिडेशन है वो परफॉर्म करनी है। इसके अलावा आप ये देखें, यहाँ पर आपको कुछ बने बनाए फंक्शंस यहाँ पर मिलते हैं, पीएचपी के हैं, वर्डप्रेस के हैं, काउंट है, इन अरे है, इस ईमेल है, चेक करता है कि भाई वो वाकई प्रॉपर ईमेल है या नहीं है, और सो ऑन। उसके अलावा आप इसके कोड रेफरेंस को भी ब्राउज़ कर सकते हैं, जिसमें एग्जिस्ट भी आप चेक कर सकते हैं कि ये एग्जिस्ट करती है वैल्यू या पोस्ट टाइप या सो ऑन। आप डिफरेंट किस्म की जो वैलिडेशन है वो इन वैलिडेशन फंक्शंस के ज़रिए चेक कर सकते हैं। जैसे अगर आप इस रेफरेंस में आते हैं, व्यू ऑल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप सर्च करते हैं अंडरस्कोर एग्जिस्ट, यहाँ से इसे मैं कॉपी कर लूँ। ये देखिए, आपको चेक करके बता देगा ईमेल एग्जिस्ट करती है, नई डोमेन एग्जिस्ट, कमेंट एग्जिस्ट, कैटेगरी एग्जिस्ट और सो ऑन। इस तरह के आपको काफ़ी सारे फंक्शंस यहाँ पर मिल जाएंगे। उसके बाद फाइनली स्केपिंग होती है। डाटा जो आपने फ्रंट एंड पर प्रिंट करना है, सेंड करना है, दिखाना है, उसके लिए आपको स्केपिंग के फंक्शंस यहाँ पर मिलते हैं, जिनमें ये HTML है, एट्रीब्यूट है कि अगर आपने पूरी कोई HTML स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, जैसे ये हेलो वर्ल्ड पूरा टेक्स्ट जा रहा है, इसको आपने एज HTML सेंड करना है, तो आप स्केप HTML करेंगे। और उसके बाद आपने अगर एट्रीब्यूट के तौर पर कोई वैल्यू यूज़ करनी है तो आप स्केप एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, और सो ऑन। इसी तरह से आपके पास दूसरे फंक्शंस हैं और उनकी यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन भी मौजूद है। जैसे स्केप यूआरएल है, अगर आप कोई यूआरएल प्रिंट कर रहे हैं, जैसे HRF के अंदर डायरेक्टली आपने यूआरएल जो है वो प्रिंट नहीं करना, आपको ESC एट्रीब्यूट आप यूज़ कर सकते हैं या स्केप यूआरएल आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से नॉन्सेज हैं और यूज़र कैपेबिलिटीज़ वगैरह के रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन है, लेकिन अब हमने रिटर्न और पढ़ काफ़ी कुछ लिया है, अब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। ये सिर्फ इसलिए आपको बताया है कि यहाँ से आप फंक्शंस देख सकते हैं कि आपने कौन सा यूज़ करना है आपके कोड के यूज़ केस के हिसाब से। तो अब यहाँ पर सबसे पहले तो हमारे पास जो सैनिटाइजेशन है वो परफॉर्म होती है। सबसे पहले सैनिटाइजेशन है, उसके बाद वैलिडेशन है, उसके बाद स्केपिंग है। तो यहाँ पर सैनिटाइज क्या होगा हमारे पास, सबसे पहले तो जो आपकी पोस्ट आईडी आ रही है यहाँ से, ये तो चलो हमने डिफ़ॉल्ट में तो गेट कर ली है आईडी, गेट आईडी के फंक्शन से, गेट द आईडी के फंक्शन से। लेकिन जब यूज़र इसको इनपुट कर रहा है, ऑब्वियसली यूज़र तो किसी भी तरह से वैल्यू इनपुट कर सकता है, तो हमने उसको बेसिकली सैनिटाइज करना है, पहले क्लीन करना है कि वो वैलिड इंटीजर ही बने। उसके लिए हम पोस्ट आईडी का एक वेरिएबल बना लेते हैं और इसमें सिंपली आप PHP का इंट वाल का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, इंटीजर वैल्यू, यानी कि ये इसको आपको क्लीन करके दे देगा कि वैलिड इंटीजर। अब एट्रीब्यूट्स में से हमारे पास आईडी की है, इसके अगेंस्ट हम आईडी फेच कर रहे हैं पोस्ट की यूज़र से, शॉर्ट कोड में हमने ऑप्शन दी हुई है, तो हम उसको क्लीन कर लेंगे, सैनिटाइज कर लेंगे। ये हमारे पास एग्जांपल है सैनिटाइज की, इसको मैं साथ बता भी देता हूँ, सैनिटाइज आईडी। तो अब आपने साथ ही परफॉर्म कर लेनी है इसकी वैलिडेशन। ये एक वैलिडेशन है जो आपने परफॉर्म करनी है कि ऑब्वियसली अब यूज़र कोई भी पोस्ट आईडी ब्ला 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 दे देता है, लेकिन आपने एटलीस्ट ये चेक करना है कि वो पोस्ट वाकई उस आईडी के अगेंस्ट कोई पोस्ट एग्जिस्ट करती है या नहीं, अपनी किसी भी किस्म की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने से पहले। इसी तरह से आप यूज़र आईडी भी चेक कर सकते हैं, पोस्ट आईडी भी चेक कर सकते हैं। तो पोस्ट आईडी चेक करने के लिए इफ़ कंडीशन के अंदर हम रखते हैं, ये आपके पास एक फंक्शन होता है गेट पोस्ट स्टेटस। ये देखेंगे आपने वो अगर एक्सटेंशन इंस्टॉल की हैं VS कोड में जो हमने शुरू में बताई थी स्निपेट्स के लिए, तो आपको यहाँ पर उसकी मिल जाती है ऑटोमेटिकली कि आप इसमें क्या पास करेंगे। आपने बेसिकली अब वो पोस्ट की आईडी पास कर देनी है।
तो ये चेक करेगा कि वो वाकई ही वो पोस्ट एग्जिस्ट करती है या नहीं। अगर तो वो पोस्ट एग्जिस्ट नहीं करती, जिस इन दिस केस हमने चेक लगाया हुआ है कि नॉट, तो हम यहीं से यूज़र को रिटर्न कर देंगे या अपनी जो बाकी की एग्जीक्यूशन है उसे स्टॉप कर देंगे रिटर्न के साथ कि भाई इनवैलिड प्रोजेक्ट आईडी। ठीक है जी। इसको अब हम स्टेट, अब ये क्या करेगा कि यहीं पर चेक कर लेगा। एक तो उसको सेफ इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, सैनिटाइज कर देगा उस वैल्यू को जो यूज़र सेंड कर रहा है। दूसरा, हमने वैलिडेट कर लिया, चेक लगा लिया कि भाई अगर ये पोस्ट एग्जिस्ट नहीं करती तो यहीं से यूज़र को वापस भेज दो, रिटर्न कर दो कि ये इनवैलिड प्रोजेक्ट आईडी और यहाँ पर आप बाकी के काम हो रहे हैं, जो आपकी बाकी की एग्जीक्यूशन है वो आप करेंगे नहीं। ये अब जो एग्जीक्यूशन है इसमें एक्चुअली क्या हो रहा है कि अब हमारे पास जो डेटा है वो फ्रंट एंड पर प्रिंट हो रहा है। तो अब यहाँ पर आपके पास स्केपिंग यूज़ होगी। स्केप के जो फंक्शंस हैं उनमें अगर HTML है तो HTML स्केप करेंगे, कोई URL है तो URL के तौर पर स्केप करेंगे। और वर्डप्रेस ये कहता है कि स्केप एज लेट एज पॉसिबल, यानी कि स्केपिंग का जो फंक्शन है वो बिल्कुल लास्ट पर जहाँ पर जाकर डाटा प्रिंट हो रहा है वहाँ पर यूज़ करें। आप यहीं पर स्केप ना लगा दें, क्योंकि इसके बाद किसी पॉइंट पर डाटा किसी तरह से मैनिपुलेट हो सकता है या दोबारा कोई PHP का कोड लिखा जा सकता है। आप लेट सपोज फ्यूचर में इस शॉर्ट कोड को अपडेट करते हैं और नीचे कोई और उसके ऊपर प्रोसेसिंग कर लेते हैं उस वेरिएबल के ऊपर, उस वैल्यू के ऊपर, और यहाँ पर आपने सिंपल वेरिएबल यूज़ किया हुआ है तो उसकी वैल्यू में भी वो सिक्योर ना रह जाए। तो आपने स्केपिंग जो है वो बिल्कुल लास्ट पर जहाँ पर आकर आपकी वो वैल्यू प्रिंट हो रही है, अपने स्केपिंग के फंक्शन वहाँ पर यूज़ करने हैं। अब यहाँ पर इन दिस केस ये देखें हमारे पास URL बन रहा है, तो URL के लिए वर्डप्रेस का जो स्केपिंग का फंक्शन है वो ESC URL है। आपने सिर्फ उस फंक्शन के अंदर उस वेरिएबल को या उस वैल्यू को रैप कर देना है। अब ये आपकी एक सिक्योर इनपुट बन गई है, जो कि ये इस स्केप URL के ज़रिए फंक्शन ये खुद ही चेक कर लेगा और उसको प्रॉपरली क्लीन करके एक वैलिड URL जो है वो आउटपुट कर देगा। उसमें किसी भी किस्म का मैलिशियस कोड जो है वो नहीं जाने देगा। अब उसके बाद ये आपके पास जो HTML प्रिंट होती है डाटा के तौर के ऊपर, उसके ऊपर आप ये स्केप HTML यूज़ कर सकते हैं। और अगर किसी एट्रीब्यूट के तौर पर वैल्यू आप प्रिंट कर रहे हैं तो उसके ऊपर आप ESC एट्रीब्यूट यानी कि ATTR यूज़ करेंगे। यहाँ पर आपको मिल जाएगा एट्रीब्यूट, यानी कि अगर आप ये क्लास नेम भी डायनामिकली जनरेट कर रहे हैं, किसी वेरिएबल से वैल्यू लेकर आ रहे हैं, तो आप फिर, और जब वो किसी HTML एलिमेंट के एट्रीब्यूट में वो वैल्यू जानी है तब आप स्केप एट्रीब्यूट यूज़ करें। लेकिन जब वो, जैसे ये स्पैन, ये एलिमेंट के अंदर वो HTML बेसिकली वो टेक्स्ट प्रिंट हो रहा है, तो उसके ऊपर आप स्केप HTML का फंक्शन यूज़ करेंगे। वो फिर उसको वैलिड HTML विदाउट एनी हार्मफुल कोड वो यहाँ पर उसको सिक्योर कर देगा आपके आउटपुट को। यहाँ पर भी सिंपल टेक्स्ट ही है, तो हमारे पास यहाँ पर भी ESC HTML का जो वेरिएबल है वो यहाँ पर आपके पास इस्तेमाल होगा। ओके, ये अब आपकी जो आउटपुट है वो भी सिक्योर हो गई हमारे इस शॉर्ट कोड में। इसी तरह से ये एक मैं आपके लिए जो है वो छोड़ता हूँ, ये वाला शॉर्ट कोड का जो हमने बटन क्लिक वाला बनाया हुआ है, इसको आपके लिए छोड़ता हूँ। इसका ये वोटिंग वाला फीचर हम करेंगे, लेकिन ये मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ता हूँ कि आप इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखें, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमने ये जो स्प्रिंट एफ यूज़ किया हुआ है, इसमें आप देखें ये ChatGPT से मैंने आपको बताया था कि मैंने कोड जनरेट किया है, तो उसने ये देखिए ऑलरेडी इसके ऊपर अप्रोप्रिएट वैल्यूज़ लगा कर भेजी हुई हैं। एट्रीब्यूट में जानी है ये वैल्यू, तो एट्रीब्यूट लगाया हुआ है स्केप। ये देखें ये एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू जा रही है, इस वजह से उसके ऊपर ESC एट्रीब्यूट उसने ऑलरेडी लगाया हुआ है। स्केप HTML, क्योंकि ये डाटा प्रिंट हो रहा है एलिमेंट के दरमियान एज ए टेक्स्ट, तो उसको उसके ऊपर ESC HTML लगा हुआ है। इसके अलावा आपने यहाँ से देख लेना है कि कौन सी चीज़ें जो हैं जिनको आपने सिक्योर करना है या सैनिटाइज करना है फॉर दिस। ये देखिए कि ये टेक्स्ट, ये स्ट्रिंग आएगा बेसिकली, ये न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है। इसके ऊपर अब इंटीजर इंटवाल वाला फंक्शन नहीं लगेगा, इसके ऊपर वर्डप्रेस का सैनिटाइजेशन का एक डिफरेंट फंक्शन लगेगा, जो कि आप पर मैं छोड़ता हूँ कि आपने चेक करना है इसकी डॉक्यूमेंटेशन से, सैनिटाइजेशन से, कि कौन सा
ऐसा फंक्शन है जो कि यहाँ पर लगेगा। तो मैं आपको बता दूं कि शुरू शुरू में ही है, चलें हिंट भी दे दिया। अच्छा, अब ये हमारा एक सिक्योर शॉर्ट कोड है जिसमें इनपुट्स भी चेक हो रही हैं, वैलिडेट हो रही हैं, क्लीन हो रही हैं, और आउटपुट भी हमारे पास क्लीन हो रही है। अब इसकी यहाँ पर प्रोजेक्ट्स में आता हूँ और मैं एक डमी प्रोजेक्ट और भी ऐड कर लेता हूँ। ओके, इसको मैं पब्लिश करता हूँ और अब हम यहाँ पर यूज़ करते हैं शॉर्ट कोड। इसके ऊपर मैंने ख्याल से आईडी लगा कर चेक की हुई थी, इसको मैं अपडेट करता हूँ। अच्छा, ये प्रोजेक्ट मेटा है। अब यहाँ पर इसकी बजाय हम क्या करते हैं कि ये दो प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास, और यहाँ पर पेजेस में आते हैं और यहाँ पर एक सैम्पल पेज है। ओके, इस सैम्पल पेज में हम इसकी जो टेस्टिंग है वो कर लेते हैं ताकि हमें पता रहे कि कहाँ पर हम क्या कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम शॉर्ट कोड लेकर आते हैं और इस शॉर्ट कोड को मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, और आईडी इज़ इक्वल टू मैं यहाँ पर कोई भी रैंडम आईडी दे देता हूँ। और अब इस पेज को हम व्यू करते हैं। ये देखें हमारे पास आ गया जी इनवैलिड प्रोजेक्ट आईडी। उसने यहीं पर चेक कर लिया कि भाई ये प्रोजेक्ट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। प्रोजेक्ट्स में आते हैं और यहाँ से इसकी आईडी चेक कर लेते हैं। इसकी आईडी है 31। तो अब मैं यहाँ पर 31 पास करता हूँ। ये देखिए अब हमारे पास 31 जो आईडी है, वो प्रोजेक्ट आईडी है, उसका जो डाटा है हमारे पास वो आ गया। और इसको डुप्लिकेट कर लेता हूँ, दूसरे की भी हम चेक कर लेते हैं यहाँ से क्या आईडी है। ये हमारे पास 22 है, तो यहाँ पर मैं 22 पास कर देता हूँ। ओके, तो ये देखिए हमारे पास दोनों प्रोजेक्ट्स की जो डाटा है वो उसने फेच कर लिया। अब यहाँ पर मैं इसको एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ, साथ कुछ टेक्स्ट पास कर देता हूँ कि क्लीनअप भी चेक कर लेते हैं, सैनिटाइजेशन। और एक और इम्प्रूवमेंट हम अपने इस कोड में हमने करनी है, वो ये कि अब ऑब्वियसली जब हमने ये वेरिएबल के अंदर ये सारा काम कर लिया है, तो यहाँ पर ये देखें हमने एक गलती की हुई है कि हमने यहाँ पर स्टिल जो है वो एट्रीब्यूट्स वाली वैल्यू यूज़ की हुई, ये नहीं। अब हमने यहाँ पर जो है वो पोस्ट आईडी यूज़ करनी है, जो कि हम मिस कर गए। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ पर आपको वो पोस्ट आईडी चाहिए, वहाँ वहाँ पर आपने ये पोस्ट आईडी वाला वेरिएबल पास करना है। ठीक है। अच्छा, अब ये देखें कि उसने क्या किया कि ऑटोमेटिकली चाहे उसके अंदर कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू भी थी, उसने सारी उसको सैनिटाइज करके क्लीन करके जो वैलिड एक इंटीजर था वो यहाँ पर पास कर दिया, क्योंकि हमने गलती की हुई थी, हमने वो उसको यूज़ नहीं किया हुआ था, तो उसको सैनिटाइज्ड वैल्यू मिल ही नहीं रही थी। तो अब ये वैलिड इंटीजर है और यहाँ पर ये इसको मिल रहा है डाटा। तो अब यहाँ पर मैं अगर इंटीजर पास ही नहीं करता, मैं कोई स्ट्रिंग पास कर देता हूँ। ओके, अब हमारे पास वैल्यूज़ नहीं आ रही, तो मैं दोबारा से इसे इंटीजर कर देता हूँ। अब हमारा ये एक सेफ शॉर्ट कोड है जिसमें वैल्यूज़ इनपुट जो जा रही हैं वो क्लीन भी हो रही हैं, वैलिडेट भी हो रही हैं, और जो वैल्यू आउटपुट हो रही है वो भी स्केप हो रही है और सिक्योर आउटपुट हमारे पास आ रही है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द दिस वोटिंग फीचर। इसमें अब दो जगह पर हमारे पास काम होगा। एक तो हमारी ये जो एजेक्स कॉल बन रही है, यहाँ पर भी हमने देखना है कि कौन सी सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशंस हो सकती हैं, और इस वोटिंग का जो कॉल बैक का फंक्शन है यहाँ पर भी देखते हैं हम कौन सी इन्हेंसमेंट्स जो हैं वो हम कर सकते हैं, कहाँ पर सैनिटाइजेशन हमें चाहिए और कहाँ पर हमें स्केपिंग चाहिए, और सो ऑन। क्योंकि ऑब्वियसली स्टार्ट हमारी सैनिटाइजेशन से होगी कि जो हमारे पास इनपुट्स आ रही हैं
पोस्ट के मेथड के ज़रिए उन्हें हमने क्लीन करना है। क्लीन करने के लिए मैंने इंट वॉल का ऑलरेडी उसके ऊपर सैनिटाइजेशन परफॉर्म की हुई थी कि इंटीजर वैल्यूज़ में उसे कन्वर्ट कर दे, सैनिटाइज कर दे। लेकिन मज़ीद चेक हम इसके ऊपर लगा लेते हैं कि वैलिडेशन भी एक किस्म की इसी के अंदर परफॉर्म कर लेते हैं पीएचपी शॉर्ट हैंड के ज़रिए कि भाई वो वैल्यू सेट भी है या नहीं। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और अब हम चेक कर लेते हैं कि अगर तो कोई वैल्यू सेट है पोस्ट आईडी को, देन इसकी वैल्यू जो है वो सेफ इंटीजर बनाकर पास कर दें, अदरवाइज़ हम ज़ीरो जो है वो रिटर्न कर देंगे। ये पीएचपी की शॉर्ट एंड स्टेटमेंट्स हैं। कोई फेल्स पूरा लिखने के बजाय आप एक ही लाइन में सारा काम कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो आपकी यूज़र आईडी है, इसको अब हमने थोड़ा-सा सिक्योर करना है कि यूज़र आईडी जो है वो हमने पोस्ट करवानी ही नहीं है। हमने इस फंक्शन के अंदर ही करंट यूज़र की आईडी फेच करनी है। तो यूज़र आईडी को अब हम रिप्लेस कर देंगे इसको सिक्योर करने के लिए, गेट करंट यूज़र आईडी। ये फंक्शन क्या करेगा, अब पोस्ट होकर डाटा आ ही नहीं रहा। यहाँ से ये देखें यूज़र आईडी हमने फ्रंट एंड से भिजवानी ही नहीं है। इसको हम क्लीन कर देते हैं यहाँ से भी कि एक आपका जो सिक्योरिटी लूप होल है आपके कोड में वो यहाँ से ख़त्म हो जाए। शॉर्ट कोड्स में भी हम आते हैं तो यहाँ से ये देखें जहाँ पर हमने ये शॉर्ट कोड बनाया था और इसमें हमने यूज़र आईडी साथ पास कर रहे हैं, ये अब हम डाटा एट्रीब्यूट फ्रंट एंड से टोटली रिमूव कर देंगे ताकि यूज़र जो है वो किसी तरह से मैनिपुलेट ना कर सके। और डाटा यूज़र आईडी का एट्रीब्यूट भी हम यहाँ से अब रिमूव कर देते हैं। ठीक है, दोनों जगह से हमने रिमूव कर दिया। अब उसी तरह से ये जो वो टाइप है इसको भी अब हमने चेक भी करना है और हमने इसको क्लीन भी करना है। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि अगर ये वैल्यू सेट है, देन हमने इसको अब सैनिटाइज करके सेव करना है। तो सैनिटाइजेशन में हमने ये जो डॉक्यूमेंटेशन ओपन की थी इसमें से ये देखिए सैनिटाइज टेक्स्ट फील्ड ही इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। सिंपल स्ट्रिंग है तो इसके ऊपर सैनिटाइज टेक्स्ट फील्ड आप अप्लाई करेंगे और इसके अंदर अब हम इसको पास कर देंगे वो टाइप के अंदर। ये डाटा आपका क्लीन हो गया। किसी भी किस्म का मलेशियस कोड जो है वो इस स्ट्रिंग में साथ नहीं आ सकता, अदरवाइज़ हम एक नल वैल्यू इसे पास कर देंगे। ये हमारे यहाँ पर कुछ वैलिडेशन, बेसिक वैलिडेशन चेक कि वो सेट है या नहीं है। और एक हमने क्लीन अप कर लिया कि हमने यूज़र आईडी जो है फ्रंट एंड से टोटली रिमूव कर दी कि कोई फ्रंट एंड से यूज़र जो है वो डिफरेंट आईडीज़ रैंडमली भी पास करके वोटिंग वगैरह वाला जो अब्यूज़ है वो ना कर सके। सिर्फ जो लॉग्ड इन यूज़र है उसी को, उसी की करंट यूज़र की आईडी ही हम फैच कर लेंगे। यहाँ तक बेसिक वैलिडेशन होने के बाद अब हमने थोड़ी सी एक्सटेंसिव वैलिडेशन करनी है कि सबसे पहले तो हमने ये चेक कर लेना है कि यूज़र एक्चुअली लॉग्ड इन है या नहीं। तो उसके लिए हम यहाँ पर मैं साथ साथ कमेंट करता जाता हूँ ताकि आपको पता लगता रहे कि कहाँ पर क्या कर रहे हैं। अब इफ़ वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट फंक्शन है, ये फंक्शंस आपने खुद से ऑब्वियसली देखने हैं, पढ़ने हैं, चेक करने हैं वर्डप्रेस के कोडेक्स में कि भाई किस काम के लिए कौन सा फंक्शन जो है वो इस्तेमाल होता है यूज़र का लॉगिन स्टेटस चेक करने के लिए। वर्डप्रेस ने बेसिकली नेमिंग इजी इतनी की हुई है कि आपको कोई आप इवन गैस भी कर सकते हैं ये। और ख़ास तौर पर ये जो एक्सटेंशंस आपको इंस्टॉल करवाई हैं स्निपेट्स वाली, इसमें आप देखें इज़ यूज़र आप अंडरस्कोर लिख रहे हैं तो आपको साथ साथ आ भी रहा है कि कौन कौन सी फंक्शंस जो हैं वो अवेलेबल हैं वर्डप्रेस में। तो ये देखें इज़ अगर यूज़र लॉग्ड इन है इसका स्टेटस चेक करने के लिए सिंपली आपने ये फंक्शन यूज़ कर लेना होता है। तो अगर तो यूज़र लॉग्ड इन नहीं है तो अब हम रिस्पॉन्स सेंड करने के लिए यहाँ पर ये WP सेंड जेसन एरर आप यूज़ कर सकते हैं। ये अब यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ।
ओके, और आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ से सेंड जेसन एरर कर देना है। और इसमें हम ओके, आप और भी साथ कोई वैल्यूज़ पास करनी तो आप कर सकते हैं। ये आपके पास यूज़र का लॉगिन स्टेटस चेक हो गया। अब यहाँ तक साथ साथ टेस्टिंग करते जाते हैं। इस प्रोजेक्ट को व्यू करता हूँ। इसमें हमने वो बेसिकली शॉर्ट कोड लगाया नहीं हुआ, यहाँ पर इसको चेक कर लेते हैं। यू मस्ट लॉग इन टू वोट। अच्छा, एक काम ये हमने क्या किया हुआ है कि हमने ये काम यहाँ पर भी किया हुआ है। आपको याद हो कि हमने ये यहीं पर यूज़र को स्टॉप किया हुआ है, जावास्क्रिप्ट में भी चेक किया हुआ है। लेकिन इससे आपकी एक और सिक्योरिटी लेयर लग जाएगी कि सम हाउ अगर यूज़र आपकी फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट को किसी तरह से बाईपास भी कर लेता है, तो यहाँ पर स्टिल आकर वो फंस जाएगा, क्योंकि ये आपका पीएचपी का सर्वर साइड का कोड है, इसको तो यूज़र मैनिपुलेट नहीं कर सकता इस तरह से। तो उसमें आपके पास एक और सिक्योरिटी चेक लग जाएगा। इसको चेक करने के लिए मैं यहाँ से अगर इसे कट करूँ और इसको यहाँ पर इससे रिप्लेस कर दें, हम बेसिकली वो फ्रंट एंड से उसका जावास्क्रिप्ट से चेक रिमूव कर दें। इसको मैं रीलोड करता हूँ। ओके, यूज़र आईडी नॉट डिफाइंड का आपके पास एरर आ रहा है, वो ये देखें हमने अब यहाँ से भी रिमूव करना है ऑब्वियसली, अपनी कॉल में से भी जो हम पास कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर तो हम लॉग्ड इन ही है, कंट्रोल शिफ्ट एन, यहाँ पर आता हूँ। अच्छा, इसमें अब इशू ये होगा हमारे पास, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि हमने बेसिकली अलाउ ही नहीं किया हुआ कि नॉन लॉग्ड इन यूज़र जो है वो इसको इसकी जावास्क्रिप्ट रिक्वेस्ट ही बना सके। उसके लिए हमें एक थोड़ी सी मॉडिफिकेशन अपने जो कोड है उसमें भी करनी होगी। यहाँ पर हमें अब अलाउ एटलीस्ट करना है क्लिक का एक्शन जावास्क्रिप्ट का, जो कि हम यहाँ पर नॉन लॉग्ड इन यूज़र के लिए करेंगे। ऑब्वियसली हमने फिर अपने कोड के अंदर उसका चेक तो लगाया हुआ है, लेकिन एटलीस्ट जो कॉल है वो हमने बनानी है एजेक्स की नॉन लॉग्ड इन यूज़र्स के लिए भी, अपने मैसेजेस वगैरह दिखाने के लिए। तो ये देखें, अब हमारे पास नॉन लॉग्ड इन यूज़र भी क्लिक कर सकता है, जावास्क्रिप्ट कॉल जा सकती है, लेकिन उसके ऊपर हमने अपनी जो फंक्शनैलिटी लगाई हुई है वो यहाँ पर हमारी काम कर रही है कि यू मस्ट बी लॉग्ड इन टू वोट। अब हमने जावास्क्रिप्ट साइड से भी इसे रिमूव कर दिया और अब हम सारा सर्वर साइड पर ले आए हैं। इसको भी हम क्लीन कर लेते हैं, इसका भी यहाँ से इस एजेक्स कॉल को हम, आपने जेएस बेस रखना हो तो आप जेएस बेस भी रख सकते हैं, दोनों किस्म की आपके पास इम्प्लीमेंटेशन हो जाएंगी। और लेकिन मेरे ख्याल से कोड थोड़ा हमारा क्लीन हो जाएगा इस तरह से। ओके, तो अब हमारे पास ये कोड थोड़ा कम भी हो गया और चेक्स जो हैं वो जावास्क्रिप्ट की साइड से हटकर हमारे पास आ गए हैं हमारे सर्वर साइड के ऊपर। और यहाँ से अब अगर हम डिसलाइक पे क्लिक करते हैं तो भी हमारे पास यहाँ पर हमारे एजेक्स कॉल जो है वो सिक्योरली चल रही है, और यहाँ पर हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो टर्मिनेट हो रही है। उसके बाद यहाँ पर जैसे हमने इस शॉर्ट कोड में भी चेक किया था कि वो प्रोजेक्ट आईडी एग्जिस्ट करती है या नहीं, इसी तरह से अब हमने यूज़र का लॉगिन स्टेटस चेक करने के बाद अब हमने ये चेक कर लेना है कि वो जो पोस्ट है वो भी एग्जिस्ट करती है या नहीं। अ, इसको हम कह लेते हैं चेक इफ पोस्ट एग्जिस्ट। उसके लिए यही फंक्शन है जो हमने यहाँ पर लिखा है, अ, ये वाला। बल्कि इसको मैं कॉपी करता हूँ क्योंकि एरर भी हमने डिस्प्ले करवाना है। तो सॉरी,
यहाँ पर अब सिंपली जो फंक्शन नेम है वो मैं यहाँ से ले लेता हूँ कि भाई ये साथ अब हमने पोस्ट आईडी पास करनी है, इसके चेक करना है उसे कि अगर तो वो पोस्ट आईडी एग्जिस्ट नहीं करती तो अब हम यहाँ पर एक एरर मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे, इनवैलिड पोस्ट आईडी। ठीक है, अब इन दिस केस वो क्योंकि हमने वो चेक किया हुआ है, वो ऑलरेडी वोटेड का आ रहा है मैसेज, लेकिन मैनिपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये देखिए यहाँ पर हम कोई रैंडम आईडी कोई और पास कर देते हैं। ये देखें, मैंने मैनिपुलेट किया यहाँ से डाटा फ्रंट एंड से और सेंड करने की कोशिश की इस उम्मीद में कि इसके ऊपर वोट हो जाएगा, तो वो नहीं हुआ। उसने कह दिया कि भाई इनवैलिड पोस्ट आईडी। तो इस तरह से आपका एक और सिक्योरिटी लेयर यानी कि वैलिडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चेक लग गया कि भाई आपका आपकी जो पोस्ट आईडी है वो इनवैलिड है। अब नेक्स्ट चेक एक और हम ये लगा सकते हैं कि लेट्स सपोज ये फ्रंट एंड से वैल्यू आ रही है जावास्क्रिप्ट से, हम इसको स्ट्रिंग एक भेज रहे हैं कि ये लाइक है और ये डिसलाइक है। अब हम यहाँ पर ये भी एक चेक लगा सकते हैं कि सिर्फ जो हमने असाइन की हुई हैं यहाँ पर वैल्यूज सिर्फ वही आ सकें कि यूज़र फ्रंट एंड से जावास्क्रिप्ट किसी तरह से मॉडिफाई करके यहाँ पर इन स्ट्रिंग्स में कोई और वैल्यू ना भेज सके, कोई मलेशियस कोड ना भेज सके, या ऑब्वियसली हमने लाइक डिसलाइक वाला सिस्टम बैकएंड पर रखा हुआ है, तो ये तो आपके एक अब्यूज़ भी बन सकता है कि आपके डाटाबेस में यूज़र जो है वो किसी और तरह से वैल्यू पास कर दे और आपका सिस्टम जो है वो ब्रेक हो सकता है या सो ऑन। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि जो ये वोट टाइप के स्ट्रिंग में वैल्यू आ रही हैं ये दो ही किस्म की वैल्यूज़ हों तो आगे प्रोसीड हो, यानी कि लाइक हो या डिसलाइक हो। तो उसके लिए आप सिंपली पीएचपी का इन अरे का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं चेक वोट स्ट्रिंग कह लेता हूँ और एक कंडीशन के अंदर अब हमने क्या करना है कि इन अरे ये आप डॉक्यूमेंटेशन ये देखें यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन इसीलिए मैंने आपको ओपन करवाई थी कि वैलिडेशन में इन अरे वाला भी एक्सप्लेन किया हुआ इन्होंने यहाँ पर। ये इन अरे के अंदर आप वैल्यूज़ चेक कैसे चेक कर सकते हैं। इन अरे में अब हमने चेक करना है किसको, इसकी दो एट्रीब्यूट्स होते हैं। एक तो आपने पहला वो जिसमें आपने चेक करना है वो यहाँ पर पास करना है वेरिएबल या आपका स्ट्रिंग। सेकंड में आप एरे की सूरत में पास कर सकते हैं डिफरेंट वैल्यूज़। लेट्स सपोज अब हमने इसमें क्या किया हुआ था लाइक, और अब इसके अलावा कोई भी जो वैल्यू है फ्रंट एंड से जो स्ट्रिंग है लाइक और डिसलाइक के अलावा कुछ भी अगर किसी तरह से मैनिपुलेट करके भेज भी दिया गया है तो वो चेक नहीं होगा। बेसिकली यहाँ पर हम चेक लगा रहे हैं, चेक तो होगा। अब ये इसमें देखें ट्रू हमने पास करना है कि वो स्ट्रिंग टाइप हमने इसकी इनेबल करनी है कि वो स्ट्रिंग ही हो और यही दो वैल्यूज़ हों, तो हम थर्ड पैरामीटर जो है वो ट्रू पास कर देंगे। अदरवाइज़ वो लूज़ कंपैरिजन होता है, वो अगर स्ट्रिंग नहीं भी है कोई दूसरी टाइप की वैल्यू है तो वो उसको पास कर लेगा, लेकिन हमने इसको ट्रू करके मेक श्योर कर दिया कि ये स्ट्रिंग्स ही आए और स्ट्रिंग के अंदर या लाइक हो या डिसलाइक हो। अगर ये नहीं है तो अब हम यहाँ पर अपना उसी तरह से एक जेसन का एरर सेंड कर देंगे कि भाई यहाँ पर इनवैलिड वोट टाइप या वोट स्ट्रिंग आप कह लें इसे। तो ये अब हमारे पास वैलिडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सारा काम हमने कर लिया। मेरा नहीं ख्याल के पीछे कुछ रह गया। मज़ीद आप देखिएगा इसकी डॉक्यूमेंटेशन एक्सप्लोर करके कि इससे ज़्यादा मज़ीद कोई वैलिडेशन या सैनिटाइजेशन इसके ऊपर अप्लाई हो सकती है या नहीं। अब हम आ जाते हैं फाइनली इसकी लास्ट स्टेप की तरफ। लास्ट तो नहीं है, सेकंड लास्ट है, स्केपिंग है और उसके बाद आपको नोन्स भी सिखाना है। स्केपिंग में अब ऑब्वियसली स्केपिंग में यहाँ पर कोई ख़ास काम हो नहीं रहा, फ्रंट एंड के ऊपर कुछ भी प्रिंट हो नहीं रहा। जा क्या रहा है फ्रंट एंड के ऊपर, बेसिकली ये मैसेज जा रहे हैं, इसको आपने स्केप करना हो तो आप कर सकते हैं कि आपका ये जो मैसेज जनरेट हो रहा है ये वैलिड, क्योंकि अगर तो ये आपने हार्ड कोड किया हुआ है तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन सम केसेस अगर आपने कोई डायनामिक
मैसेज जनरेट करवाया हुआ है, डेटाबेस से वैल्यू आ रही है या किसी और तरह से वैल्यू आ रही है और वो आप उसको भेज रहे हैं, तो आप उसको ESC HTML ये डबल अंडरस्कोर वाला लगाएंगे आप, जिसमें आप स्ट्रिंग पास करके उसकी ट्रांसलेशन भी पास कर सकते हैं। ट्रांसलेशन के लिए बेसिकली आपने अपनी वो जो टेक्स्ट में रखी हुई है वो आपने सिंपली पास करनी होती है, ताकि अगर ये डायनामिकली आप जनरेट करवा रहे हैं या आप अपने प्लगइन के इन मैसेजेस को ट्रांसलेटेबल बनाना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज किसी बंदे ने आपका ये जो प्लगइन है जो आप बना रहे हैं वो किसी और उर्दू लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में या अरेबिक में या किसी और लैंग्वेज में ब्लॉग या वेबसाइट बनाई हुई है, तो ऑब्वियसली वो कोई लैंग्वेज ट्रांसलेशन का प्लगइन यूज़ कर रहा होगा स्ट्रिंग्स ट्रांसलेट करने के लिए। तो अगर आपने सिर्फ हार्ड कोड किया हुआ है तो वो चाइनीज़ वाले बंदे को क्या पता लग रहा होगा या सो ऑन। तो बेहतर ये है कि आप अपनी स्केप HTML के फंक्शंस के ज़रिए, स्केप HTML डबल अंडरस्कोर वाला ये जो फंक्शन है ये आप स्केपिंग की डॉक्यूमेंटेशन में देखेंगे, आपको उनकी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। तो आपने ऐसे स्ट्रिंग्स जिनको आपने ट्रांसलेटेबल बनाना हो तो उसको आप ESC HTML डबल अंडरस्कोर के साथ उस फंक्शन के अंदर आप वो पहले वैल्यू पास करते हैं, उसके बाद आप अपनी टेक्स्ट मेन पास कर देते हैं। अब कोई भी ट्रांसलेशन वाला कोई प्लगइन यूज़ कर रहा है यूज़र, साथ में अपनी किसी मल्टीलिंगुअल उसने वेबसाइट बनाई हुई है, तो वो ईज़िली आपके इन स्ट्रिंग्स को ट्रांसलेट कर सकता है, इन मैसेजेस को, ताकि उसकी वेबसाइट के साथ ये कंपैटिबल हो जाए, वो इसको इजीली अपनी लैंग्वेज में दिखा सके यूज़र को कि भाई आपने वोट करना है तो आप ये सो जो भी एरर मैसेजेस हैं। तो यहाँ पर स्केपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास सिर्फ यही काम हो रहा है, क्योंकि और बाकी हम फ्रंट एंड के ऊपर इस फंक्शन के अंदर फ्रंट एंड पर कुछ भी दिखा नहीं रहे, सिर्फ ये मैसेज भेज रहे हैं। तो इसी को आपने आ, इसको हम यहाँ पर भी यूज़ कर लेते हैं, जहाँ पर भी आपकी ये जो आउटपुट जा रही है यहाँ पर हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि यूज़र जो है वैसे ट्रांसलेट भी कर सके, और इन केस ऑफ डायनामिक वैल्यूज़ ये स्केप होकर प्रॉपरली डिस्प्ले भी हो सकें फ्रंट एंड के ऊपर। ये भी वैल्यूज़ जो हैं, या तो फिर डाटा ही रहा है ना, डाटा किसी भी तरह पे आपने ट्रस्ट नहीं करना, आपने अपनी सिक्योरिटी हर तरह से लगानी ही लगानी है। वर्डप्रेस यही कहता है कि यू शुड नेवर ट्रस्ट डेटा, आपने अपनी तरफ से जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ज़रूर करनी है। ओके, और अब हम फाइनली यहाँ पर इसके ऊपर भी अपनी जो टेक्स्ट मेन है वो पास कर देते हैं। अब ये हमारे ये जो मैसेजेस हैं ये ट्रांसलेटेबल भी हैं escape HTML के फंक्शन के ज़रिए। अब आ जाते हैं जी क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग से इस हमारे फंक्शन की प्रोटेक्शन के लिए, कि यूज़र जो है वो किसी भी तरह से मैनिपुलेट ना कर सके हमारे सिस्टम को और किसी दूसरे सिस्टम से हमारे इन जावा इन एजेक्स कॉल्स को एग्जीक्यूट ना कर सके। उसके लिए वर्डप्रेस कहता है कि आप नॉनसिस इस्तेमाल करें। यहाँ पर ये है जी नॉनसिस। नॉनसिस नॉनसिस है क्या, वाई, ये सारी इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो आपके पास यहाँ पर रिटर्न फॉर्म में अवेलेबल हैं, आपने यहाँ पर पढ़ लेना है। लेकिन अभी हमारा काम क्या है कि हमने एजेक्स कॉल ये जो बन रही है इसमें हमने मेक श्योर करना है कि ये एजेक्स कॉल सिर्फ हमारे इस वेबसाइट के ऊपर यहाँ पर आकर क्लिक करने से ही एग्जीक्यूट हो, और किसी भी तरह से थर्ड पार्टी सिस्टम के ज़रिए, थर्ड पार्टी ब्राउज़र के ज़रिए ये एजेक्स कॉल जो है वो रन ना हो, इम्प्लीमेंट ना हो। उसके लिए आप वर्डप्रेस में नोसिस का सहारा लेते हैं कि जो फॉर्म सबमिशंस हैं, ये एजेक्स रिक्वेस्ट हैं, उनको आपने किस तरह से टोकनाइज करना है, कि स्पेशल टोकन आप बनाते हैं, उससे फिर वर्डप्रेस क्या करता है, खुद ही आइडेंटिफाई करता है, जज करता है कि ये आपकी ही सिस्टम से रिक्वेस्ट आई है और उसको एग्जीक्यूट करता है। अब किसी यूआरएल में आपने नोट्स ऐड करनी है तो आप ये फंक्शन यूज़ करेंगे। वो अभी हमारा एडमिन पेजेस के ऊपर जब हम होंगे तो वहाँ से आप चेक कर सकते, उस वहाँ पर ये इम्प्लीमेंटेशन होगी। जैसे ये फॉर्म सबमिट हो रहा है तो ये जहाँ पर सबमिट हो रहा है उसका एक यूआरएल बनता है options.php का, तो उसके ऊपर आप ये इस फॉर्म के साथ एक नोट्स क्रिएट करते हैं, और जहाँ पर ये फैच हो रहा है, जहाँ पर ये फंक्शन यूज़ हो रहा है, वहाँ पर आप उस नोट्स को चेक करते हैं कि ये वैलिड आपकी ही रिक्वेस्ट आप ही के पेज से आई है। लेकिन यहाँ पर हम ढूंढते हैं कि एजेक्स कॉल में हमने जो नॉन्स भेजनी है वो किस फंक्शन के ज़रिए भेजनी है। अच्छा,
चेक एजेक्स वेरीफाई नॉन्स पास्ट इन एजेक्स रिक्वेस्ट। एजेक्स रिक्वेस्ट के अंदर पास की गई नॉन्स की रिक्वेस्ट को चेक करने के लिए आप चेक एजेक्स रेफरर का फंक्शन यूज़ करते हैं। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो किस तरह से होगी, एक तो सबसे पहले तो इसकी जो नॉन्स है वो बनाने का आपको तरीका बताता हूँ कि नॉन्स बनती कैसे है। नॉन्स बनाने के लिए आप यहाँ पर क्रिएट नोट्स का फंक्शन होगा, मैं एक मिनट सर्च कर लूँ। ये WP क्रिएट नोट्स के फंक्शन के ज़रिए आप एक नोट्स जो है यानी कि अपना एक स्पेशल टोकन जो है वो बनाते हैं। लेकिन अब चूंकि जावास्क्रिप्ट फाइल है इसमें हम PHP का फंक्शन तो यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन अब आपको याद होगा कि हमने सीखा था कि जावास्क्रिप्ट फाइल्स के साथ हमने ऑब्जेक्ट के ज़रिए PHP से जनरेट की गई वैल्यूज़ कैसे उसे भेजनी है, जिस की एग्जांपल ये देखें हमारे पास एक एजेक्स URL हमने पास किया हुआ है जहाँ पर स्क्रिप्ट हमारी लोकलाइज हमने की थी। कहाँ पर गई हैं स्क्रिप्ट्स, वो प्लगइन डॉट PHP में हमारे पास ये देखें हमने लोकलाइज किया था इस स्क्रिप्ट को। और अब यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा हम लाइन बाय लाइन ब्रेक कर लूँ मैं इसे, ताकि हम जो है वो इसे आसानी से आपको मैं दिखा सकूँ। ठीक है जी, ये देखें एरे में आपने वैल्यूज़ पास करनी होती हैं। अब यहाँ पर आप अपनी इसकी नोन्स बनाएंगे। नोन्स का एक वेरिएबल बना लेते हैं, प्रॉपर्टी बना लेते हैं, और इसमें अब आप ये क्रिएट नोन्स का फंक्शन जो है वो सिंपली यूज़ कर लेंगे। और अब आपका एक स्पेशल टोकन इस वेरिएबल के साथ चला जाएगा। इसको क्या कह लें हम, आपने एक यूनिक नेम रख लेना है, MSR वोट नोन्स कह लेता हूँ इसे। अब आपकी नोट्स यहाँ से क्रिएट हो गई और एक स्पेशल टोकन बेसिकली क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर आपने जहाँ पर स्क्रिप्ट जहाँ पर हम ये वैल्यूज़ फेच कर रहे हैं, तो अब हम यहाँ पर डाटा जो भेज रहे हैं इसमें साथ ही हम नोट्स का एक प्रॉपर्टी नई बना लेते हैं, और इसमें MSR एजेक्स का हमारे पास ऑब्जेक्ट है, और इसमें जो वेरिएबल है उसका नेम हमने रखा हुआ है नॉन्स। ठीक है, ये देखें ये हमने इसकी प्रॉपर्टी का नेम रखा हुआ है। अब हमारी कॉल के साथ ये यहाँ पर भी हम इसे दे देते हैं, एक स्पेशल टोकन जा रहा है जिसको अब हमने वेरीफाई करना है कि ये टोकन एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो उससे फिर क्या होगा कि आपकी जो प्रोटेक्शन है, एक और प्रोटेक्शन लेयर लग जाएगी कि आपकी ये जो कॉल है आप ही के सिस्टम से आ रही है, तो उसको हम एग्जीक्यूट करें। अब इसको चेक कहाँ पर करना है, हमने चेक इसको ऑब्वियसली अपने PHP फंक्शन के अंदर करना है। और यहाँ पर इसको चेक करने के लिए इन्होंने कोड दिया हुआ है वेरीफाई एजेक्स रेफरर का। ये चेक एजेक्स रेफरर, चेक एजेक्स रेफरर का जो फंक्शन बना हुआ है इसके अंदर ऑटोमेटिकली सारा काम हुआ है। इसके अंदर आपको कोई ख़ास काम करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ इसको सिंपली चेक कर लेना है और ये खुद ही उसका एरर वगैरह बनाकर यूज़र को जो है वो सेंड कर देगा। आपको वो ये सेंड जेसन एरर वगैरह करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर बिल्ट इन जो फंक्शनैलिटी है, क्योंकि क्रिएट नोट्स के ज़रिए नोट्स क्रिएट होती है, और नोट्स चेक करने के लिए एक स्पेसिफिक फंक्शन है वेरीफाई नोट्स। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपकी रिक्वेस्ट को आपने मैनुअली चेक करना है, फिर उसका आपने एरर जनरेट करना है, सो ऑन। लेकिन वर्डप्रेस ने आपके लिए आसानी क्या की हुई है कि एजेक्स कॉल के अंदर आप सिंपली ये चेक एजेक्स रेफरर का जो फंक्शन यूज़ करेंगे, ये अंडर द हुड ये सारे काम कर लेगा, वेरीफाई भी कर लेगा, और अगर वेरीफाई नहीं हुई तो उसको एरर भी जनरेट करके सेंड कर देगा। तो अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर सबसे पहले इसके दो पैरामीटर्स होंगे हमारे पास। यहाँ पर एक तो हमने जो उसका नेम रखा हुआ है, उस नोन्स का कहाँ गई है स्क्रिप्ट हमारी, यहाँ पर ये आपने ये उसने बेसिकली नोन्स चेक करनी है यहाँ पर।
और ऑब्वियसली कॉल जो आ रही है आपकी जो एजेक्स से कॉल आ रही है उसमें भी तो आपने देखना है ना कि आपने कौन सा वेरिएबल, जैसे हम बाकी वेरिएबल चेक कर रहे हैं PID टाइप सोन, यहाँ से ये जो डाटा आ रहा है तो हमने भी इसको बताना भी है कि ये एग्जिस्ट किस में करता है डाटा। जो कॉल जब सबमिट होगी तो ये जो बाकी जिस तरह से हमने ये वेरिएबल फेच किए हुए हैं वैल्यूज़, इसी तरह से ये इस वेरिएबल से ये वैल्यू फेच कर लेगा और ये आपका वो नोस नेम है या बेसिकली टोकन नेम है अ, जो कि इसने चेक करना है। तो ये हमारे पास CSRF प्रोटेक्शन भी यहीं पर इम्प्लीमेंट हो गई। ठीक है जी। अब यहाँ पर एक और चैप्टर है जो कवर करना है हमने, यूज़र रोल्स एंड कैपेबिलिटीज़ का। ये भी आप ऑप्शनली एक एक्स्ट्रा लेयर है, इस ये सिचुएशनल है, ये हर जगह पर इम्प्लीमेंट ना होती है ना आपने करनी है। इसमें सिर्फ आपने, अगर आपने स्पेसिफिक किसी यूज़र रोल को अलाउ किया हुआ है कि वो ही सिर्फ वोट कर सकें। बाय डिफ़ॉल्ट आपको पता है वर्डप्रेस में जो यूज़र होता है उसका जो रोल होता है वो सब्सक्राइबर का होता है, लेकिन सॉरी ये हमें कहाँ पर हमने थोड़ी सी गड़बड़ की हुई है लाइन 44 के ऊपर। 44 तक तो जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हमने शुरू में कहीं कुछ गड़बड़ की होगी। कोई सेमी कॉलन कोई कोमा शोमा हमने एक्स्ट्रा लगा दिया है। प्लगइन डॉट PHP लाइन 44, अच्छा वो प्लगइन जहाँ पर हमने इसका ये बनाया है, ओ सॉरी सेमी कॉलन वाली जो आदत है ना वो नहीं जाती PHP डेवलपर्स की। यहाँ पर हमने सेमी कॉलन नहीं लगाना है, रे में वैल्यूज़ दे रहे हैं तो कोमा सेपरेटेड उन्हें रखना था। तो वर्डप्रेस में डिफ़ॉल्ट यूज़र जो है वो रोल उसका सब्सक्राइबर होता है, लेकिन अगर आपने लेट्स सपोज वोटिंग जो है आपने अलाउ नहीं की हुई, सब्सक्राइब जो डिफ़ॉल्ट यूज़र्स हैं उनको अलाउ नहीं की हुई, आपने किसी स्पेसिफिक रोल एडिटर को या इस तरह से सो ऑन, तो आपके प्लगइन की एजेक्स फंक्शनैलिटी में अगर आपने इस तरह की रोल कैपेबिलिटीज़ चेक करनी है, अगर आप इस केस में तो हमारा इसका यूज़ केस नहीं बन रहा, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप चेक करना ही चाहते हैं कि यूज़र की रोल्स एंड कैपेबिलिटीज़ हैं तो यहाँ पर आप इस फंक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं, इनकी रोल्स एंड कैपेबिलिटीज़ वाले डिटेल्ड चैप्टर के ऊपर जाकर के यूज़र कैन सो ऑन। ये यूज़र कैन ये फंक्शन है, आप इसमें चेक कर सकते हैं करंट, सॉरी यूज़र कैन नहीं, करंट यूज़र कैन। ये एक फंक्शन है जिसमें आप कैपेबिलिटी पास करके चेक कर सकते हैं कि करंट यूज़र जो है वो क्या कर सकता है। रीड वाला जो है वो सिंपल जो सब्सक्राइबर है आपका, एडिट पोस्ट, ये आपको रोल्स एंड कैपेबिलिटीज़ आपको काम आएंगी जब आपने फ्रंट मैनेजमेंट लेवल पर जाना है, वोटिंग डिलीट करवाने वाला फंक्शन या सो ऑन वैल्यूज़। ये यहाँ पर अगर हम एडमिन फॉर्म्स को एजेक्स पेस्ट करते हैं और फिर आपने यहाँ पर अभी ऑब्वियसली चेक करना है कि करंट यूज़र कैन क्या है, आप एडमिनिस्ट्रेटर चेक कर सकते हैं। सो ढेरों सारे फंक्शंस हैं जो कि डिफरेंट यूज़ केसेस के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट होते हैं। इस सेंस में हम सिंपली ये लगा सकते हैं कि करंट यूज़र कैन, वो रीड वाला जो कैपेबिलिटी है, ये क्योंकि मैंने एक दो जगह पर यूज़ की हुई है रीड वाली, वो जो करंट सब्सक्राइबर रोल है वो उसके ऊपर काम कर जाता है। मेरे ख्याल से बुक कॉमर्स वगैरह पर मैंने कहीं पर की थी, इसलिए मुझे धुंधला धुंधला सा याद है। लेकिन धुंधला धुंधला सा याद से काम नहीं चलना, आपने एक्चुअली सर्च कर लेना है, चैट जीपीटी से पूछ लेना है, या जो है वो आपने वो फंक्शन देख लेना है कि उसकी जो किस तरह से उसकी यूज़ केस उसका क्या है, उसके पैरामीटर्स क्या हैं और सो ऑन। तो अगर आपने यहाँ पर भी चेक लगाना हो तो वो आप यहीं पर लगा सकते हैं कि अगर वो लॉग्ड इन नहीं है या जो है वो करंट यूज़र कैन, ये देखिए कैपेबिलिटी में आपने स्ट्रिंग पास करना है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रीड या एडिट पोस्ट कर लेंगे। एडिट की यहाँ पर ऑप्शन नज़र आई थी मुझे कहीं, ये देखिए एडिट पोस्ट, वो बेसिकली अगर एडिटर यूज़र रोल है उसका तो वो उस सेंस में ये चेक कर लेगा। तो इस तरह ये इसके यूज़ केसेस फ्यूचर में जब आप डेवलपमेंट अपनी एडवांस लेवल पर लेते जाएंगे और यहाँ पर बैकएंड पर जब ख़ास तौर पर ये एडमिन फॉर्म्स आप बनाते हैं यहाँ पर ये काफ़ी काम आते हैं। आप देखते होंगे डिफरेंट प्लगइन्स के अंदर डिफरेंट जो यूज़र कैपेबिलिटीज़ वाली एक फ़ीचर होते हैं जिनमें
आप चेक एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है वो अलाउ या डिसअलाउ कर सकता है स्पेसिफिक रोल्स को, स्पेसिफिक एक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करने से। तो ये इसी तरह से आपने अपने प्लगइन्स के अंदर सिक्योरिटी इन्हांसमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह के जो यूज़र कैपेबिलिटीज़ और रोल्स वगैरह हैं इनको भी आपने चेक करना होता है। ये देखिए इसकी एग्जांपल्स यहाँ पर दी हुई हैं कि वो पोस्ट एडिट पोस्ट कर सकता है या डिलीट कर सकता है, सो ऑन। तो आपने यूज़र रोल्स की बेस के ऊपर फंक्शनैलिटीज़ अगर कुछ लिखनी है तो वो आप यहाँ पर चेक करेंगे कि भाई वो ये काम परफॉर्म कर सकता है या नहीं। अब इन दिस केस हम सिंपली ये चेक कर लेंगे कि यूज़र जो है वो सिर्फ रीड की कैपेबिलिटी उसके पास है, यानी कि वो सब्सक्राइबर है जो डिफ़ॉल्ट जो रोल होता है आपका। इसकी डिटेल आपने देख लेनी है कि कौन से रोल के अगेंस्ट कौन सी उसकी कैपेबिलिटीज़ होती हैं और सो ऑन। ढेरों सारी कैपेबिलिटीज़ है, थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स है काम, लेकिन रीड जो है वो ये सब के पास होती है, यानी कि जितने भी जो यूज़र रोल्स हैं उन सब के पास रीड की कैपेबिलिटी तो होती है सब्सक्राइबर से लेकर अबव तक। लेकिन एडिट की ये एक्शंस आपने कुछ डिलीट वाले या जो भी एक्शंस आपने परफॉर्म करवाने हैं बस आपने उसमें ये एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर कोड छोड़ देता हूँ आपको आपकी एक्सरसाइज के लिए कि आपको अगर आपने फ्यूचर में कहीं पर यूज़ करना है तो आप इसको देख सकें कि यार किस तरह से इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है। तो मैं साथ इसका कमेंट भी अपडेट कर देता हूँ, चेक यूज़र लॉगिन स्टेटस एंड कैपेबिलिटी। ठीक है, तो ओके, अगर आप इसको चेंज कर देंगे एडिट कर देंगे सो ऑन, तो वो एडिट पोस्ट की इख्तियार जिस यूज़र रोल के पास होगा वो ऑब्वियसली उसी को चेक करेगा और दूसरे बंदे को वोट भी नहीं करने देगा। ठीक है, तो रीड तक हम इसको रखते हैं। तो ये जनाब इसकी हमारी एक कंप्लीट चैप्टर है जो कि मैंने कोशिश की है कि क्योंकि ये चैप्टर अच्छे खासे डेवलपर्स जो हैं उनको ये सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लगइन सबमिट कर देते हैं, हफ्तों लग जाते हैं प्लगइन अप्रूव करवाने में कि सिक्योरिटी की मिस हो जाती हैं चीज़ें या पता नहीं होता, इल्म नहीं होता वर्डप्रेस के इकोसिस्टम में रहते हुए। तो ये एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और मैंने कोशिश की है अपनी तरफ से कि आपको थोड़ा सा आसान बनाकर जितना समझा सकूं। बाकी आपकी जितनी प्रैक्टिस होगी, जितनी आप डॉक्यूमेंटेशन एक्सप्लोर करेंगे, उतना ही आपका जो एक्सपीरियंस है या जो नॉलेज है वो तय करेगा कि आप इसको कितना एफिशिएंटली प्लगइन सिक्योरिटी को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये यूज़र कैन और इससे जो बेसिक काम है वो तो आपने एटलीस्ट करने हैं। सैनिटाइज करनी है वैल्यूज़ को, वैलिडेट करना है और प्रिंट करने से या आउटपुट करने से पहले उसे एस्केप करना है। बाकी की जो एडवांस सिक्योरिटीज़ की इम्प्लीमेंटेशन है, जैसे कि ये हमने CSRF प्रोटेक्शन है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वगैरह को हमने रोकना है, तो ये हमने थोड़ा सा एडवांस लेवल का चेक करके लगा लिया। आपने अपने लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांस चीज़ें भी एक्सप्लोर करनी है और बेसिक तो आपने करने ही करने हैं। एडवांस एक्सप्लोर करेंगे तो आपकी जो प्लगइन जब अप्रूवल के लिए जाएगी, आप सबमिट करेंगे कल को, तो आपको कम मुश्किलात का सामना होगा, क्योंकि इस तरह की चीज़ें जो हैं जैसे आप ये फ्रंट एंड से फॉर्म से सबमिट कर रहे हैं और उसको चेक नहीं कर रही है, आपके रिजेक्शन में चली जाती हैं। सिक्योरिटी जो प्लगइन रिव्यू टीम होती है वो कह देती है कि यार आप ये सिक्योर करें, इसको करें। तो बेहतर ये है कि आप जो है वो डेवलपमेंट के दौरान ही बेस्ट प्रैक्टिसेस जो प्लगइन सिक्योरिटी की हैं वो इम्प्लीमेंट करते जाएं, ताकि क्योंकि 100% परफेक्शन तो आप नहीं लेकर आ सकते, कोई भी बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं लेके आ पाती, क्योंकि डेवलपमेंट के दौरान आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो हो जाती हैं। लेकिन इनको भी मिनिमाइज़ करने के लिए, अब चूंकि आपको पता है AI का दौर है और हमारा जो वाइब कोडिंग वाला सेक्शन है उसमें हम ये चीज़ें भी कवर करेंगे कि हम अपने कोड को दे देकर क्लाउड को, ChatGPT को, हम उनसे इसको क्लीन भी करवा लेंगे, सिक्योर भी करवा लेंगे। लेकिन उनसे करवाने से पहले आपको चीज़ों का पहले आइडिया होना चाहिए। इन सारे पिछले जो लेक्चर्स हमारे चलते आ रहे हैं इनका मकसद ये है कि बेस आपको समझानी है, उसके बाद आप वाइब कोडिंग की तरफ जब जाएंगे तो उसमें वाइब कोडिंग में भी 100 किस्म के मसले हैं, हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती, तो आपने उसको एवेल्युएट किस तरह से करना है और फिर उसको इम्प्रूव किस तरह से करना है और सो ऑन। तो चलें इस लंबे से लेक्चर को अब यहाँ पर ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद आगे बढ़ते हैं अपने इस प्लगइन डेवलपमेंट के कोर्स में।